अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको मेरा आवाज़ आ रही है? चलो बेटा, इस तरह कीजिएगा, मेरा ख्याल आगे डिस्कशन स्टार्ट कंटिन्यू करते हैं जहाँ से कल ख़त्म हुई थी। एक नज़र ज़रा रिवाइज कर लें। हमने कुछ प्रेजेंट वैल्यू के फार्मूलाज की डिस्कशन की थी, तो एक दो एग्जांपल्स अभी और करते हैं, फिर अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। तो काइंडली ज़रा एक नज़र रिवाइज कर लें, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं कल से रिलेटेड? देख लें, एक नज़र फार्मूलाज देख लें, पढ़ लें जो जो लिखा था। कोई क्वेश्चन अगर कल से रिलेटेड किसी का है तो बता दें। फार्मूलाज की एप्लीकेशन समझ आ गई थी, याद आ गया था बल्कि कहना चाहिए शायद। ये शिराज साहब को कल भी पूछ लीजिए। ये उसके लिए एब्रीवेशन है, प्रेजेंट वैल्यू के लिए एब्रीवेशन यूज होती है, पीवी। बारह। ठीक है जरा साहब, वो कल फिर पूछ लीजिएगा। अभी फिलहाल मेरा अकाउंटिंग की क्लास में अकाउंटिंग पढ़ लेते हैं। चलिए, अगर आपकी तरफ से फिर कोई क्वेश्चन नहीं है तो एक एग्जांपल और लिखेंगे। लिखिए, एक डाटा लिखें। लेट्स अज्यूम 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ रुपीज 71,465 payable at the end of each year. इंटरेस्ट रेट वही परसेंट ही रखना है या चलें चेंज कर लें। इंटरेस्ट रेट फॉर एग्जांपल 16% है। कैलकुलेट करें जरा प्रेजेंट वैल्यू। डाटा भी लिखिएगा और फिर कैलकुलेशन कीजिएगा। 4 annual installments of rupees, suppose 71,465 payable at the end of each year. जी, एक से ज्यादा अमाउंट्स हैं, 4 हैं, सेम है, यस, इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स हैं 71,465 और एनुअल हैं। पहले तो ये क्वेश्चन का आंसर दे दें जरा, इनिटी का यूज हो सकता है फार्मूला? नहीं बेटा, इस तरह नहीं करने कैंडी, पहले जरा सही तरह डिसीजन ले लो। एनिटी का फार्मूला यूज हो सकता है डियर? कब यूज होता है, सही तरह पढ़े। एक से ज्यादा अमाउंट्स हो लेकिन वो सेम हो, और उनका जो गैप है, अगर एनुअल गैप है तो एनुअल हो, क्वार्टरली हो, सेमी एनुअल हो, वो सब कुछ अभी आएगा। तो सिंपली क्या करें, अगर एन्युटी का फॉर्मूला यूज करना है तो करना कैसे है, इंस्टॉलमेंट की अमाउंट उठाएं, एन्युटी का फॉर्मूला जहन में लाएं, 1 - 1 प्लस, अब ये 16% है, मैथमेटिक्स अप्लाई करें तो 0.16 हो जाएगा, 16/100। कंफर्टेबल हो प्लीज इन चीजों से। माइनस 4 इंस्टॉलमेंट्स हैं, डिवाइडेड बाय 4 इंस्टॉलमेंट्स जिनमें इंटरेस्ट है, देन डिवाइडेड बाय 0.16 इंटरेस्ट। अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर आएगा 199,792, शायद राउंड ऑफ कर लिया करें रुपीस में। ये बड़ा महाजरा चेक कर ले, मेरा ख्याल आपकी फिगर ठीक नहीं लग रही मुझे, दोबारा चेक कर लीजिएगा। कोई ऐसे साहब तो नहीं है जिन्हें ये प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने का तरीका ना पता हो? प्लीज ये चीजें हो तो रिपीट रही हैं। जी खिजर साहब, जरा दोबारा चेक करें, आप लोगों की फिगर ठीक नहीं। महादुर खिजर, -5 तो नहीं कहीं लगा रहे आप? सब लोगों की वर्किंग करना आती है? कोई ऐसे साहब जिन्हें वर्किंग ना करना आ रही हो? जी 972, सॉरी, ठीक है, वो मैं कर लेता हूँ सही।
जी 972 972 जी। आप लोगों को ये 2 लाख कैसे आंसर आ रहे हैं यार? ये 2 लाख वाले सही करें यार आंसर, बार बार एक ही आंसर भेजी जा रहे हैं मुझे। प्लीज महाद और फजल आपने ठीक कर लिया है? प्लीज आंसर ठीक है यार। 1.16 माइनस 4 माइनस 1 डिवाइड बाय 0.16 मल्टीप्लाइड बाय 714 65। ये बड़ा ठीक हो गया आपका आंसर? चलो ठीक है, बता दिया आपने, ठीक है, ओके जी। एक और डेटा लिखें, एक छोटा चेंज। 4 एनुअल installments of rupees 2000 payable at the beginning of each year. Interest rate is 10%। बुक एन्युटी ऑलरेडी ड्यू इस तरह के वर्ड सुने होंगे, लेकिन उनकी ऐसे बहुत ज़्यादा डिटेल में ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह मैं अभी आपके साथ एक आसान सा तरीका डिस्कस करूंगा फार्मूला बदलने की बजाय। आपको प्लीज रिवाइज हो जाएगा, जरा अंडरलाइन कर लीजिएगा, बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। नोटेड है? प्लीज लिख के जरा बता दीजिएगा, सॉल्व ना करें अभी, मैं खुद बताता हूँ कैसे सॉल्व होना, फिर एक ही तरीके से कीजिएगा जिस तरह मैं करूंगा। अगर लिख लिया इस लाइन को तो मुझे बता दीजिएगा, कोई यस वाई एन कुछ इस तरह के वर्ड लिखना, ताकि मुझे जरा आइडिया हो जाए कि आप लोगों ने लिख लिया। जी अब रुक के जरा सुने, ठीक है, थैंक यू। कंसंट्रेशन से पूरा कॉन्सेप्ट सुनिएगा जरा। असल में बिगिनिंग ऑफ द ईच ईयर से होता क्या है, फर्क क्या पड़ता है? मैं फॉर एग्जांपल अगर कहूं कि आज डेट है 1 जनवरी 2020, लेट्स अज्यूम कि हम 2020 के स्टार्ट पे खड़े हैं। 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स तो हैं, लेकिन बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर क्या 2020 वाला जो 2000 है वो फिर यहीं पे होगा स्टार्ट में, और जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो फिर 2021 के शुरू में पे होगी? ये एग्री करेंगे मेरी इस बात से? 2000 वाला 2000 के शुरू में, 2000 सॉरी 2020 वाला 2020 के स्टार्ट में, 2021 वाला एनुअल 2021 के स्टार्ट में, 1 जनवरी 2022 पे फिर 2000, और फिर 1 जनवरी 2023 पे 2000। ये है किस साल वाला? 2020 का 2020 के स्टार्ट में, 21 का 21 के स्टार्ट में, 22 का 22 के स्टार्ट में, 23 का 23 के स्टार्ट में। ठीक लिखा मैंने? ये डेट्स के एंगल से ठीक लिखा मैंने? एक नजर रिवाइज करिएगा जरा। ये कल जब मैंने लिखा था, अगर आज डेट ये है और एंड ऑफ ईच ईयर अगर वर्ड्स लिख रहा था मैं, तो ये तो फिर हर साल की अमाउंट एंड ऑफ द ईयर पे होनी थी, और 5 इंस्टॉलमेंट्स में वहां ज्यूम कर रहा था। लेकिन अगर बिगिनिंग है तो मींस पीरियड के स्टार्ट में फिर पेमेंट्स हो जाएंगी। अब अगला क्वेश्चन जरा सुने। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब होता है आज की वैल्यू। तो आज अगर डेट ये है, तो क्या इस पहले 2000 की प्रेजेंट वैल्यू यही 2000 होगा, या इसके लिए भी फॉर्मूला यूज होना चाहिए? क्या इस 2000 की प्रेजेंट वैल्यू 2000 ही होगी? एग्रीड है? तो ये 2000 तो क्योंकि आज ही पे होना है, तो ये तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू एज इट इज है। ठीक है, मतलब इसका ये बना कि अब हमें सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है इन 3 इंस्टॉलमेंट्स की। इस 2000 की प्रेजेंट वैल्यू एज इट इज है,
इस पहले 2000 की प्रेजेंट वैल्यू वही है, लेकिन जो बाकी 2000 के 3 इंस्टॉलमेंट्स है उसकी प्रेजेंट वैल्यू हम वंस अगेन एन्युटी के फॉर्मूले से यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक से ज्यादा मीन 3 अमाउंट्स है, सेम है और इक्वल अमाउंट्स है। तो इस केस में बड़ा बिल्कुल आसान सी बात है, एक मिनट में लेट मी कंप्लीट। 2000 पहले वाला है वो मैंने एज इट इज लिख लिया प्रेजेंट वैल्यू की कैलकुलेशन करते हुए, उसकी फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू सेम है, पहला जो 2000 है। लेकिन बाकी कितने 2000 की अमाउंट्स रह गई, 3 अमाउंट्स रह गई। उसका तरीका क्या है, 2000 एक इंस्टॉलमेंट उठा ले, एनईएफटी का फॉर्मूला यूज हो सकता है क्योंकि 3 अमाउंट्स है और सेम है, इक्वल इंटरवल के साथ है, सालाना गैप है। 1 माइनस 1 प्लस और रेट फॉर एग्जांपल 10% जो अज्यूम किया गया है 0.1 हो जाएगा, और माइनस बता दें, आप सब बता दें 3 करूं या 4 करूं, ये मुझे सब जरा बता दें। अब -3 क्यों कर रहा हूं, क्योंकि अब 3 इंस्टॉलमेंट्स की प्रेजेंट वैल्यू है, मींस 3 इंस्टॉलमेंट्स में इंटरेस्ट है और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की प्रेजेंट और फ्यूचर वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं है, तो -3 हो जाएगा, फिर 0.1 से डिवाइड हो जाएगा। खाली नोट करें, तो अगर एडवांस में इंस्टॉलमेंट हो जाए तो सिंपली आपने पहली इंस्टॉलमेंट अलग करके बाकी इंस्टॉलमेंट्स की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेनी है। ये हमारा मैंने आपने बताया सही है, लेकिन फाइनली जब आप प्रेजेंट वैल्यू बताएंगे तो उसमें फिर पहले वाला 2000 भी ऐड अप कर लेंगे। लिख लें, कोई कंफ्यूजन है तो वो पहले पूछ लें, आंसर बताने की जरूरत नहीं, आंसर मैं लिख देता हूँ, आंसर को मेरे से मैच कर लीजिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना। कोई क्वेश्चन हो किसी का तो वो पहले एड्रेस कर लेते हैं। डेफिनेटली ये 2000 भी आप प्लस करोगे बेटा, वो है तो सही। जी सर, मैंने तो फ्यूचर वाली 4000 कहीं भी बेटा नहीं लिखी है, आपकी मर्जी है, आप क्या देख रहे हैं। मैंने तो 4000 क्यों लिखा, मैंने लिखा ही नहीं है, तो क्यों लिखा वाली बात तो मेरा ख्याल है खिजर साहब बड़ी अजीब सी आपने की है। नहीं बेटा प्लीज, शाह जो आप बात करें, एक मिनट दो, वो बेटा कम ऑन खिजर क्या कर रहा है यार, ये 2000 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये उसकी प्रेजेंट वैल्यू आ रही है यार, क्या हो गया ये खिजर क्या देख रहे हैं आप? ये मैथ्स प्लीज अप्लाई हो रहा है यार, ये प्लस होगा ये मल्टीप्लाई होगा पहले 2000, ये क्या मजाक कर रहे हैं मेरे साथ। ये 2000 पहले सॉल्व होगा, बाद में 2000 के साथ प्लस होगा, क्या हो गया। ये बेटा शायद ऐसे नहीं है, ये जो पहला 2000 है ये मैंने ये वाला एज इट इज लिख लिया है, और फिर ये जो 2000 की 3 अमाउंट्स है, ये जो 2000 की 3 अमाउंट्स है इनकी प्रेजेंट वैल्यू लेनी है ना मैंने, तो एक दफा तो वो इंस्टॉलमेंट लिखनी है ना मैंने जिसकी प्रेजेंट वैल्यू लेनी। शाप ठीक है, ये बेटा आपके सब नेटिव वाला कर सकते हैं, मेरा ख्याल है वो भी यही था, n-1 हो जाता है। तो अगर वो QM वाला फॉर्मूला याद है, मैंने उसी को एक आसान से तरीके से आपके सामने बता दिया, वो मेरा ख्याल है -n-1 हो जाता है, तो अगर आपको वो याद है तो ठीक है। जी सर, वो एज इट इज मैंने लिख लिया, तो उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं, उसकी पहले 2000 की प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू सेम है, तो उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है मिस्टर ऑफिस मोहम्मद अब्दुल्ला सर, ये फाइनल एक रिस्पॉन्स देने क्लियर है, कोई और क्वेश्चन तो नहीं किसी का। ये इसका फाइनल बेटा आंसर आपके पास आ रहा होगा सॉल्व करने से 696974। तो यहां तक जो एक कॉन्सेप्ट डिस्कस हुआ वो क्या है, आए जरा एक मिनट मेरे साथ रिवाइज कर लें फिर हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात अब याद रखनी है आपने वही है कि अगर तो एक ही अमाउंट है, फिर तो आपने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हुए सिंपल डिस्काउंटिंग वाला फॉर्मूला दैट इज 1 प्लस आई माइनस एन यूज करना है। अगर एक ही अमाउंट है फ्यूचर में, उसकी प्रेजेंट वैल्यू आप लेना चाह रहे हैं, तो फिर 1 प्लस आई माइनस एन वाला फॉर्मूला सिंपल डिस्काउंटिंग का यूज हो जाएगा। लेकिन अगर एक से ज्यादा अमाउंट्स हैं और वो इक्वल है और उनका टाइम का गैप भी सेम है, तो आप टाइम सेव कर सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ एन्युटी। अगर एन्युटी में पेमेंट्स एंड ऑफ द पीरियड हो रही हैं, तो फिर बेटा सारी अमाउंट्स को आप यूज करेंगे एन्युटी के फॉर्मूले की कैलकुलेशन में। और अगर एडवांस में इंस्टॉलमेंट है, बिगनिंग में है, तो पहली अमाउंट को आप अलग करेंगे, उसकी प्रेजेंट वैल्यू वही होगी जो फ्यूचर वैल्यू है,
और बाकी अमाउंट्स की फिर आप प्रेजेंट वैल्यू ले लेंगे। कोई क्वेश्चन तो नहीं प्लीज किसी के जहन में, फिर मेरी बात से कोई कंफ्यूजन क्रिएट हुई हो? बेटा आपका प्लीज वो आ रहा है, लेकिन खिजर आप क्या कर रहे हो यार? आपका इसका आंसर ये आ रहा है, ये आप मेरे से क्या कर रहे हो मजाक? 4974 आ रहा है, बल्कि वो भी राउंड ऑफ करके, और ये 2000 भी पहले वाला ऐड होना है मेरे भाई। क्या कर रहे हो आप? और देयरफॉर टोटल आंसर 6974 है। ठीक है सर, फिर साहब सर मैं वही बता रहा हूं कि ये इसका आंसर ये आ रहा है, ये 2000 एज इट इज है। उन दोनों को जमा करके, पहले हम जस्ट इंस्टॉलमेंट इसलिए लिखते थे क्योंकि उन सब इंस्टॉलमेंट्स में इंटरेस्ट था, और अब हमने पहली इंस्टॉलमेंट को इसलिए अलग लिख लिया क्योंकि उसकी प्रेजेंट वैल्यू सेम है। तो टोटल अगर आपने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो पहली अमाउंट की प्रेजेंट वैल्यू सेम है, बाकी तीन की प्रेजेंट वैल्यू लेके उसमें प्लस कर लें। जी डियर, अब इस थोड़े से जरा बैकग्राउंड को ध्यान में रख के आए, जो हमने फर्स्ट लाइन में कल लिखा था कि हमने एक लीज का टॉपिक स्टार्ट करना है, तो आए जरा उसकी बेस पे एक लीज से रिलेटेड डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अब आपके पास ये मैं आपके सामने अभी नोट्स वगैरह ओपन करूंगा, तो इंशाल्लाह ये सेकंड टाइम इंशाल्लाह आपके साथ आज जब आपका व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह फाइनल हो जाए तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ पेजेस भी शेयर कर दूंगा। और बुक के लिए प्लीज आप टेंशन ना लीजिए, एक दो दिन में जब जैसे ही आपको मैं महसूस करूंगा कि आप जरूरत है इंशाल्लाह अवेलेबल हो जाएंगी। कैसे होंगी वो मैं बताता हूँ, तो प्लीज काइंडली फोकस ऑन द डिस्कशन, और प्लीज इररिलेवेंट बातें इस वक्त आप जहन में ना लाइएगा, ऐसे ही बात समझने में मुश्किल तो पेश आएगी। तो जो जो कुछ लिखना होगा मैं बताता हूँ। फिलहाल मेरे साथ इस पे स्टार्ट से पढ़ना। जी सर, लीज से रिलेटेड एक स्टैंडर्ड स्टार्ट करें, उसका नंबर है IFRS 16। लीज एक कॉन्ट्रैक्ट का नाम है, फर्स्ट लाइन जरा पढ़िएगा मैं सर। दैट कन्वेज राइट टू यूज एन एसेट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम इन एक्सचेंज फॉर कंसिडरेशन। लीज का कॉन्सेप्ट क्या है? आइए पहले जरा उसका कॉन्सेप्ट अपने रजिस्टर पे जरा नोट कर लें। लीज एग्रीमेंट, लीज एग्रीमेंट में होता क्या है, तो लीज का एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? जी सर, पहले सुनने आपने, फिर आप इस डायग्राम को सॉर्ट ऑफ एक मैं बनाऊंगा, उसको नोट कीजिएगा। नेक्स्ट बड़ा एक साहब हैं मिस्टर जिशान, फुल कंसंट्रेट। जिशान साहब ये चाहते हैं कि वो, हमने एक ही दिन कुछ ना कुछ लीज के एंगल से सुना होगा, तो मैं उसी एंगल से आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। जिशान साहब ये चाहते हैं कि होंडा कार चलाया करें। अब एक में तो सिंपल सा क्या है, लेट्स अज्यूम होंडा कार उन्हें पसंद है, वो 4 मिलियन रुपीस की है। एक आसान सी चीज सिंपली क्या है कि वो 40 लाख रुपए किसी कार शोरूम में लेके जाएं या चेक लेके जाएं और अपनी मर्जी की कार पसंद कर लें और कैश में परचेज कर लें, चेक दे दें। तो अगर तो ऐसे कर लेंगे तो ये तो सिंपल परचेज हो जाएगी। जिशान साहब फिर अगर अकाउंटिंग एंट्रीज करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, होंडा कार एसेट उनका, ठीक है, कैश दिया तो कैश क्रेडिट हो जाएगा, और अगर चेक से पेमेंट करें तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है मेरी बात? साथ साथ रिस्पॉन्ड करते रहिएगा तो मुझे आइडिया हो जाए कि बात क्लियरली समझ आ रही है नहीं। तो एक सिंपल वे तो क्या हो सकता है कि आप एक एसेट लेना चाहते हैं, आप अपने पैसों से एसेट ले लें और उसको अपने एसेट के तौर पर रिकॉर्ड कर लें। लेकिन बेटा अगर फॉर एग्जांपल अब जिशान साहब चाहते ही हैं कि वो होंडा कार यूज करें, सही चलाया करें, अपने इस्तेमाल में लाएं, बेनिफिट्स लें उससे, लेकिन अब अगर जिशान साहब ये पेमेंट्स इकट्ठी नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं गाड़ी मेरे पास आ जाए
लेकिन पैसे मैं इकट्ठे पे ना करूं, या तो उनके पास है नहीं इकट्ठे देने के लिए, या सपोज वो चाहते हैं कि पैसे जरा इंस्टॉलमेंट्स में हो जाए, मुझे जरा आसानी हो जाएगी। तो इस तरह के लोगों को कैटर करने के लिए कि जो इमीडिएटली सारे पैसे नहीं दे सकते, आजकल के जमाने में बैंक्स जो हैं वो लीज फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। मसलन जिशान साहब ये चाहते हैं गाड़ी लीज हो जाए। अब अगर लीज होनी है तो जिशान साहब किसी लीजिंग कंपनी को या किसी बैंक को अप्रोच करेंगे। तो लेट्स अज्यूम कि जिशान साहब ने एमसीबी बैंक वालों को अप्रोच किया ताकि मुझे कार लीज करवा सकें। लीज का कॉन्सेप्ट क्या होगा कि अब इनिशियली ये जो कार है ये बैंक वाले परचेज करेंगे। किससे परचेज करेंगे? ऑब्वियसली किसी सप्लायर से परचेज करेंगे, होंडा वालों से, या एग्जांपल किसी कार शोरूम वालों से, किसी सप्लायर से परचेज करेंगे बैंक वाले। तो इनिशियली ऑब्वियसली फिर एसेट जो है बैंक का एसेट होगा। बैंक क्या एंट्री करेगा? होंडा कार डेबिट, कैश क्रेडिट या बैंक क्रेडिट। ठीक है, लेकिन मेरा ये जो एसेट बैंक वाले परचेज करेंगे, अगर ये जिशान के लिए उन्होंने परचेज किया है तो बैंक की एसेट जिशान को डिलीवर कर देगा, और बैंक फिर क्या रिक्वायर करेगा कि जिशान बैंक को इस कार के अगेंस्ट पैसे इंस्टॉलमेंट्स में पे करे। यहां तक जो मैंने बात की है सबको क्लियर हुई है? मैं अभी बात अपनी कंप्लीट करता हूं, फिर आप आराम से नोट कीजिएगा, कुछ बातें और सुनना। जी सब अगर आपके जेहन में आ गया है तो इंट्रो में हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, वो मैं अभी बाद में बातों में आपको दोबारा सबको याद करा देता हूँ। बात आपकी ठीक है, मैं अभी बीच में याद कराता हूँ। पहले आप उसको छोड़ें, ये टर्मिनोलॉजीज छोड़ें, आप जरा सिंपल से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। अगर एक एग्रीमेंट लीज में होना है, वहां ठहरे प्लीज, जब जरूरत पड़ेगी मैं खुद नाम लेता हूँ, प्लीज आप सिंपल एग्जाम्पल पे गौर करें। अगर कोई एसेट लीज पे किसी ने लेना है तो बैंक या लीजिंग कंपनी को वो अप्रोच करेगा। अगर उनके दरमियान एग्रीमेंट हो जाए तो फिर बैंक वाले ये एसेट पहले खरीदेंगे, और ऑब्वियसली एसेट बैंक की लीगल ओनरशिप में होगा। बैंक की लीगल ओनरशिप का मतलब बैंक के नाम होगा, लेकिन बैंक के नाम तो ये एसेट होगा, लेकिन वो हैंड ओवर कर देगा उस पर्सन को जिसने इसे इस्तेमाल करना है। और जब पर्सन इसे इस्तेमाल कर रहा होगा वो पैसे फिर इंस्टॉलमेंट्स में वापस करेगा। अब आप लोगों से जो यहाँ क्वेश्चन है मेरा वो ये है कि फर्स्ट करें, अगर ये होंडा कार 40 लाख रुपए कॉस्ट की है जो बैंक ने ऑब्वियसली पहले पे किया है, तो बताएं क्या ये इंस्टॉलमेंट की जो अमाउंट्स होंगी, इंस्टॉलमेंट्स की जो अमाउंट्स होंगी, क्या उन अमाउंट्स में सिर्फ 40 लाख रुपए की इंस्टॉलमेंट्स बन रही होंगी, या 40 लाख के साथ साथ बैंक फिर इंटरेस्ट भी ले रहा होगा? एक नॉर्मली सा सवाल आपसे पूछ रहा हूं, क्या बैंक सिर्फ 40 लाख ही इंस्टॉलमेंट्स में वापस ले रहा होगा या कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी ले रहा होगा? हाँ जी, बैंक साथ फिर इंटरेस्ट भी ले रहा होगा। इंटरेस्ट क्यों ले रहा होगा? क्योंकि जिशान फिर टाइम पे इकट्ठे पैसे नहीं दे रहा, वो 3 साल 5 साल जो भी इसका एग्रीमेंट होगा उस पर ले रहा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो इंस्टॉलमेंट्स होती हैं, इंस्टॉलमेंट्स के फिर इंस्टॉलमेंट में फिर दो चीजें शामिल होती हैं। इंस्टॉलमेंट में कुछ प्रिंसिपल अमाउंट भी होती है। अब प्रिंसिपल अमाउंट का मतलब इस केस में ये 40 लाख रुपया देना ही देना है, लेकिन प्लस इसमें फिर कुछ इंटरेस्ट भी होगा। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट अ मिनट, फॉर एग्जाम्पल बैंक ने क्या किया, 40 लाख रुपए में 2 लाख रुपए ऐड किया, इंटरेस्ट 42 लाख बन गया टोटल। और लेट्स अज्यूम ये जीशान से रिक्वायर्ड है कि वो ये पैसे 3 साल की मंथली इंस्टॉलमेंट्स में पे करे। कैलकुलेटर पकड़ा जरा। फॉर एग्जाम्पल 3 साल की मंथली इंस्टॉलमेंट्स, एक साल में 12 महीने, 12 इंस्टॉलमेंट्स एक साल की, तो एक साल में अगर 12 इंस्टॉलमेंट्स तो 3 सालों में
फिर 36 इंस्टॉलमेंट्स, ये समझ आ जाएगा 36। आंसर भेजेंगे नंबर 1, 42 लाख डिवाइड बाय 36। तो अप्रोक्सीमेटली फिर उसकी एक मंथली इंस्टॉलमेंट 111667 की हो जाएगी पर इंस्टॉलमेंट। तो अब जरा सोच के आप लोग बताएं, सब लोग सोचें, ट्राई करें, क्या ये जो इंस्टॉलमेंट की मैंने अमाउंट बनाई है इसमें सिर्फ प्रिंसिपल ही है या इसमें प्रिंसिपल भी और इंटरेस्ट का भी कुछ पोर्शन दोनों शामिल है? क्या दोनों शामिल है या सिर्फ प्रिंसिपल है? बोथ या सिर्फ इंटरेस्ट? इसमें दोनों चीजें शामिल है। ठीक है, तो लेट मी कंक्लूड। मैंने एक वर्ड यहाँ बार बार यूज किया, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल वो अमाउंट है जिस अमाउंट का एसेट बैंक ने खरीदा है, और उससे ओवर एंड अबव जो बैंक को पैसे दिए जा रहे हैं वो इंटरेस्ट कहलाएगा। तो इंस्टॉलमेंट ऑफ लीज में प्रिंसिपल भी होता है और इंटरेस्ट भी। ये जो इंटरेस्ट है ये जिसने पैसे देने उसके लिए एक्सपेंस है, और जिसने पैसे लेने हैं उसके लिए इनकम है। ठीक है, लास्टली लिखने से पहले एक आखिरी चीज सुन लें। लीज का अगर एग्रीमेंट हो जाए तो जो पर्सन एसेट यूज करता है उस पर्सन को कहते हैं लेसी। लीज एग्रीमेंट में फिर दो पार्टीज इन्वॉल्व हो जाती हैं। जिस पर्सन ने जिस पर्सन को एसेट यूज करने का राइट मिल जाता है वो लेसी कहलाता है, और जो पर्सन एसेट यूज करने का राइट देता है वो लेसर कहलाता है। तो ये साथ इनके लिए इनके नाम भी लिख लें। और जो बेटा शाब अभी आप बात कर रहे हैं, सॉरी शाब तो शायद ऑफलाइन हो गए, तो शाब जो और लोग भी बात करें तो मैं फर्दर कंप्लीट करता हूँ। आप यहाँ तक जरा अपने पास नोट कर लें, और काइंडली यहाँ तक अगर कोई सवाल है तो वो पूछ लें। बैंक आपको बेटा इस तरह नहीं बताता है, बैंक आपको सिर्फ इंस्टॉलमेंट बताता है, इसलिए आपको प्रेजेंट वैल्यू खुद निकालनी पड़ती है। बैंक आपको प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अलग-अलग नहीं बताता है, बैंक आपको सिर्फ इंस्टॉलमेंट बताता है मुनीब साहब, इसलिए बाकी वर्किंग्स हमें खुद करनी पड़ेंगी। तो वो जो वर्किंग्स करनी पड़ेंगी वो फिर मैं डिस्कस करता हूँ। जी प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है नोट कर लें। मुनीब साहब समझ आ गई आपको बात? जी बेटा शाह आप जो बात कर रहे हैं ना, ये जो कॉन्सेप्ट का नाम ले रहे हैं, ये मुझे जरा 2 मिनट और दे दें। वो जब हम अकाउंटिंग इसकी शुरू करेंगे ना तो फिर इंशाल्लाह इसकी तरफ आते हैं। लीगल ओनरशिप बैंक की रहती है। अभी ठहर जाए, आराम आराम से आगे चलें। लीगल ओनरशिप का मतलब एसेट बैंक के नाम ही रहेगा जब तक कम से कम इंस्टॉलमेंट्स पूरी ना हो जाए। फिर हो सकता है एग्रीमेंट में लिखा हो कि एट द एंड ऑफ द लीज टर्म लीगल ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। बैंक कभी भी एग्रीमेंट के दौरान, लीज टर्म के दौरान लीगल ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करता है, क्योंकि बैंक ने भी पैसे लेने होते हैं तो वो सिक्योरिटी के तौर पे नाम अपने ही रखता है। हाँ, उसे इस्तेमाल करके बेनिफिट्स फिर लेसी लेता है, इसलिए फैक्चुअल ओनर जिशान है। फैक्चुअल ओनर का मतलब तो उसे इस्तेमाल करके फायदा लेगा, गाड़ी को इस्तेमाल करके बेनिफिट जो लेगा वो जिशान है, लेकिन वो नाम क्योंकि बैंक है तो लीगल ओनर बैंक होगा, फैक्चुअल ओनर जिशान होगा। तो फिर अकाउंटिंग कैसे होगी वो इंशाल्लाह मैं भी डिस्कस करता हूँ। ठीक है मिस्टर एतजाज साहब? जी बाइक भी अगर इंस्टॉलमेंट्स पे हो तो मेरा ख्याल है कि आपको बाइक के जो कागजात हैं वो एंड में मिलते हैं। सही कह रहे हैं जोहेब साहब, राव साहब? बाइक के कागजात अगर किस्तों पे चीज लें, वो मतलब नाम तो शुरू में नहीं ट्रांसफर होता। जी जोहेब साहब ठीक कह रहे हैं आप। बाकी बातें जो आपके जहन में आ रही है इंशाल्लाह भी एड्रेस कर लेंगे। जी जोहेब साहब वो इंशाल्लाह भी डिस्कस करते हैं बाद में। ओनर वो पहले भी है, लेकिन वो कौन सा ओनर है जो फायदा ले रहा है?
हाँ, लीगल ओनर नहीं है, लीगल ओनर वो होगा अगर, तो एग्रीमेंट में समटाइम्स लिखा होता है कि एट द एंड ऑफ द लीज टर्म लीगल ओनरशिप भी ट्रांसफर हो जाएगी, लेकिन ये कोई जरूरी कंडीशन नहीं होती है। एक छोटी सी चीज, जिन हजरात को लीज का थोड़ा सा पहले आइडिया हो, इंस्टॉलमेंट्स का आइडिया हो, आप लोगों को पता है बड़े लिमिटेड से सिनेरियो में आइडिया है, बिजनेसेस में बहुत सारी डिफरेंट सिचुएशंस बनती हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है जो आपके जहन में है, ठीक है, वो गलत नहीं है, लेकिन ये समटाइम्स पॉसिबल होता है कि एंड में जो लेसी है वो जो एसेट यूज किया उससे वो वापस भी कर देता है। ये भी पॉसिबल हो जाता है कि लीगल ओनरशिप ट्रांसफर ही ना हो। तो वो सारी पॉसिबिलिटीज हैं, इंशाल्लाह मैं एक एक करके अलग अलग डिस्कस करूंगा, तो इससे सब कुछ मिक्स ना कर लीजिएगा। यहां तक अगर क्लियर है तो मुझे बता दें, मैं फिर आगे चलता हूँ। नोटेड है सब, सबने लिख लिया? प्लीज कोई लिख तो नहीं रहा? अगर कोई लिख रहा है तो डब्ल्यू का मैसेज लिख दिया करें बस, ठीक है। जो लिख रहे हैं ओके, अगर कोई लिख रहा है तो कहीं डब्ल्यू का मैसेज लिख दें। स्लो है उस्मान दानिश साहब, वकार साहब, ना करें ऐसे यार, स्लोली प्लीज, नहीं साथ साथ चलें सबके साथ। चलो भाई, इन चंद चीजों को ज़हन में रख के जो हमने बातें की हैं, इनकी बेस पे कुछ तरह टर्मिनोलॉजी दोबारा फाइनल करें। चलिए, बैंक भी हो सकता है, लीजिंग कंपनी भी हो सकती है, लेसर होता है, सिर्फ बैंक नहीं, बड़ा किसी का भी अगर एसेट है कोई और इस्तेमाल कर रहा है, लीज है। जी बेटा, इंटरेस्ट वही है जो आपको पता है। जी माय डियर, अब कॉन्ट्रैक्ट, अब लीज क्या चीज है, प्लीज फोकस। अ कॉन्ट्रैक्ट दैट कन्वेज राइट टू यूज एन एसेट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये जो पीरियड ऑफ टाइम है इसे कहते हैं लीज टर्म। 3 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल, 15 साल। तो राइट टू यूज एन एसेट, एक कॉन्ट्रैक्ट जिसमें राइट टू यूज एन एसेट कन्वे हो जाता है एक एग्रीड पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जिसे लीज टर्म कहते हैं, इन एक्सचेंज फॉर कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का यह मतलब मेरे वर्ड से इंस्टॉलमेंट्स कह लें या रेंटल्स कह लें, और इंस्टॉलमेंट्स भी रेंटल्स भी इन्हें वर्ड यूज किया जाता है। तो इंस्टॉलमेंट ऑफ लीज या रेंटल ऑफ लीज में प्रिंसिपल इंटरेस्ट दोनों शामिल होते हैं। फॉर एग्जांपल, प्रॉपर्टी प्लांट एंड मशीनरी, व्हीकल्स एक्सेट्रा। तो टेंजेबल एसेट से गेम शुरू कर लेते हैं, फिर जब कभी इनटेंजिबल पे पहुंचेंगे। जी वो ठीक है, कंसिडरेशन कैश में है, लेकिन किस चीज की कंसिडरेशन? कैश या चेक की फॉर्म में आप पे करेंगे, लेकिन इंस्टॉलमेंट्स की पेमेंट करेंगे, तो वो मैंने उस एंगल से लिखा है। ठीक है साहब? तो टेंजेबल एसेट्स, मशीनें भी लीज होती हैं, गाड़ियां भी लीज हो जाती हैं, बिल्डिंग्स भी इवन लीज करवा ली जाती हैं, वगैरह वगैरह। तो देयर आर टू पार्टीज इन्वॉल्व इन अ लीज कॉन्ट्रैक्ट। कौन कौन सी? लेसर और लेसी। आए जरा थोड़ा सा वर्ड्स को हजम करें। लेसर कौन होता है? दैट प्रोवाइड्स द राइट ऑफ यूज एन एसेट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम इन एक्सचेंज फॉर कंसिडरेशन। जो बोल्ड वर्ड्स हुए हैं उन पर जरा फोकस करना है। और लेसी कौन है? दैट ऑब्टेन्स द राइट ऑफ यूज एन एसेट। देखिए जो एसेट है, फॉर एग्जांपल होंडा कार है, उसको यूज करने का राइट किसने प्रोवाइड किया? लेसर ने। और किसने ऑब्टेन किया? लेसी ने। हमारी एग्जांपल में लेसी कौन था? जिशान ने वो राइट टू यूज द व्हीकल ऑब्टेन किया, और एमसीबी बैंक ने वो राइट ऑफ यूज ऑफ एन एसेट प्रोवाइड किया लेसी को। तो जो एसेट प्रोवाइड करेगा, राइट टू यूज एन एसेट प्रोवाइड करेगा, वो लेसर है, और जो ऑब्टेन करेगा वो लेसी है। बात बिल्कुल क्लियर है? यहां तक कोई इश्यू तो नहीं है? आगे आगे नहीं, प्लीज आहिस्ता आहिस्ता। जी ये डेफिनेशन मैंने आपसे कल भी कहा था, कोई ऐसा याद नहीं करनी, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जी आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1। जो चीजें याद करने वाली होंगी वो इंशाल्लाह मैं खुद बताऊंगा, फिलहाल कॉन्सेप्ट क्लियर है। फर्स्ट जनवरी 2000 कंसल्टेशन पीरियड आएगा, मतलब लीज टर्म 3 साल, 4 साल, 5 साल। इससे ना करें, इसका कोई फायदा नहीं है, प्लीज कंसंट्रेट। जी जो रेंट एग्रीमेंट, अगर निशान साहब आपके जहन में आ रहा है, ये जो सिंपल रेंट है, ये जो आप रेंट पे कोई घर लेते हैं या कोई फ्लैट लेते हैं, ये भी लीज ही है।
हाँ, लेकिन ये कौन सी लीज है, इन चक्करों में हल भी ना पड़े। उसमें भी क्या होता है, एसेट किसी का है, इस्तेमाल कोई और कर रहा है, जो इस्तेमाल कर रहा है वो उसके अगेंस्ट रेंट्स पे कर रहा है, लेकिन ऑब्वियसली वो पूरा एसेट के अगेंस्ट नहीं पे कर रहा होता, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। लेकिन उसको भी अगर आपने कभी देखा हो रेंट एग्रीमेंट, उसमें भी कभी कभी लीज का वर्ड यूज हो जाता है, तो वो भी लीज ही एग्रीमेंट कंसिडर हो सकता है, उसमें भी दो पार्टीज इन्वॉल्व है, लेकिन उसकी जरा अकाउंटिंग थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से हो जाती है, वो इंशाल्लाह भी सब्सिक्वेंटली डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप एक गाड़ी या मशीन वगैरह के एग्जांपल ध्यान में रखना, ठीक है मिस्टर जिशान? तो प्लीज साथ साथ कंसंट्रेशन से चलते जाएं। ओके जिशान जी, डियर। क्वेश्चन नंबर 1, on 1st January 2000 company obtains a small bottling and labeling machine from a leasing company under a lease. तो 1st January 2000 मशीन की लीज हुई है। द कैश प्राइस ऑफ द मशीन was 7710। फुल कंसंट्रेशन। कैश प्राइस ऑफ द मशीन का मतलब, अगर आपके पास 1st January 2000 का पैसे होते तो आप 771 रुपीज दे के ये मशीन भी ले लेते। while the amount to be paid was 10,000। कैश पे कितने की ले सकते थे, 7710, लेकिन हमने पैसे देने कितने हैं, 10,000 क्यों देने हैं, क्योंकि हमने लीज करवाई है। तो क्या आसान सी बात ये नहीं है, कैलकुलेटर पकड़े, 10,000 में से माइनस करें 7710, 2290, क्या 2290 सिंपली इंटरेस्ट एक्सपेंस और या इस और नाम बोरिंग कॉस्ट वगैरह, बोरिंग कॉस्ट भी करते हैं, फाइनेंस कॉस्ट। ये नोट कर लें जरा, यही रजिस्टर पे लिखे, डेफिनेटली इस वक्त आपके पास पेजेस अवेलेबल नहीं है। तो कैश प्राइस 7710, अमाउंट टू बी पेड 10,000, और डिफरेंस तो सिंपली हम क्या कह सकते हैं, 2290 को इंटरेस्ट एक्सपेंस कह लें या फाइनेंस कॉस्ट कह लें। फाइनेंशियल चार्जेस भी वर्ड यूज हो जाता था, बोरिंग कॉस्ट भी थी, वो कैपिटलाइजेशन वगैरह जेन में ना लगेगा, इंशाल्लाह मैं सब कुछ आपके जेन में लाता हूँ जब राइट टाइम आएगा। 2290 बारे में क्लियर है जी? थोड़ा सा डाटा अपने पास नोट करना, ठीक है, चले आगे। सेकंड लाइन, काइंड द एग्रीमेंट रिक्वायर्ड, फिर एग्रीमेंट में लिखा हुआ है इमीडिएट पेमेंट ऑफ 2000। अब बेटा ये समटाइम्स, मैंने तो अभी जिशान वाली एग्जांपल में अज्यूम किया कि जिशान ने सारे पैसे ही इंस्टॉलमेंट्स में, मंथली इंस्टॉलमेंट्स में देने हैं, लेकिन कभी कभी ये भी हो सकता है कि बैंक कुछ ना कुछ एडिशन इनिशियली, कुछ ना कुछ इनिशियली एडवांस में भी पैसे ले सकता है, मतलब एग्रीमेंट पे डिपेंड करता है। तो इस एग्रीमेंट में क्या है कि 2000 हमने शुरू में दे देना है, डाउन पेमेंट कह सकते हैं, बिल्कुल ठीक है वर्ड, ये सही है। इमीडिएट पेमेंट का यहाँ मतलब डाउन पेमेंट। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 10,000 जो टोटल देना है उसका एक ब्रेकअप आ रहा है, 10 सॉरी उसमें से 2000 इनिशियल पेमेंट मींस डाउन पेमेंट है सिंपली, which with the balance being settled in, और फिर जो बैलेंस बच जाएगा, बैलेंस कितना बचेगा, फुल कंसिडरेशन रखें, बैलेंस बताइए कितना बचेगा। तो जरा बिल्कुल बड़ा गलत तरफ जा रहे हो, बिल्कुल गलत एटीट्यूड है ये, बिल्कुल सही नहीं आप जा रहे। 10,000 में से 2,000 शुरू में और 8,000 जो बैलेंस बचेगा वो कहता है बीइंग सेटल्ड इन 4 equal annual installments commencing on 31st December 2000। मीन्स जो कहता है जो 8,000 बाकी बचेगा ये 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में पे होगा। इट मीन्स यहां से पता चला कि इंस्टॉलमेंट भी 2,000 रुपए की होगी पर एनम। नोटिंग करें अगर अपने पास, और एंड ऑफ द ईयर है, पर एनम एट द एंड ऑफ ईच ईयर। मैं रुक रहा हूं, प्लीज लिख लें। डाउन पेमेंट है 2000, तो बैलेंस कितना बचा, 10,000 माइनस 2,000, 8,000। वो कहता है फिर 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में है तो डिवाइड बाय 4 किया तो पर एनम
इंस्टॉलमेंट 2000 बन गई, और मैंने एट द एंड ऑफ ईच ईयर क्यों लिखा है? इंस्टॉलमेंट जो है वो पहली कमेंसिंग स्टार्टिंग ऑन 31 दिसंबर 2000 है, एग्रीमेंट हो रहा है 1 जनवरी पे। ठीक है सब ओके? इज इंटरेस्ट आल्सो कॉल्ड एज बोरिंग कॉस्ट यार, इज 23। ये कहनी बता दीजिए, नोट कर लिए? पूरा क्वेश्चन बेटा लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन ना लिखना शुरू कर दीजिएगा, उसमें जो मेन मेन चीजें वो अपने पास नोट कर लें, मैं ताकि डिस्कशन कर सकूंगी। देन हो गया थर्ड लाइन से बात, फोर्थ लाइन पे आ जाए। ये जो हमने चार्ज कैलकुलेट किया 2290 इंटरेस्ट का, रिप्रेजेंट्स इंटरेस्ट ऑफ, फिर 15% एक बताया हुआ है, कैलकुलेटेड होगा, फिर आगे उसको बताया हुआ तरीका वो मैं अभी फर्दर डिस्कस करूंगा। कैलकुलेटेड ऑन द रिमेनिंग बैलेंस ऑफ द लायबिलिटी ड्यूरिंग ईच अकाउंटिंग पीरियड, ये इंशाल्लाह मैं अभी डिटेल में डिस्कस करूंगा कि 15% पर एनम 2290 को कैसे पर एनम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आगे बढ़े, डेप्रिसिएशन ऑन द प्लांट is to be provided at the rate of 20% per annum। 20% रेट दिया हुआ, स्ट्रेट लाइन मेथड है फिलहाल, स्टार्टिंग assuming nil residual value, और ownership of the asset is expected to be transferred to the lessee। lessee कौन होता है? जिसने एसेट इस्तेमाल करना है। at the end of the lease term, lease term किसे कहते हैं? जितने अरसे में एसेट ने इस्तेमाल होना है। ownership of the asset is expected to be transferred to the lessee at the end of the lease term। यहाँ बेटा ये जो ओनरशिप की बात हो रही है, बात दोबारा बात ध्यान से सुनिएगा। एक होती है लीगल ओनरशिप। लीगल ओनरशिप का मतलब है एसेट किसके नाम है, ठीक है? तो लीज टर्म के दौरान जो है वो तो एसेट लेसर के ही नाम रहता है, लेकिन कभी कभी एग्रीमेंट्स में ये लिखा हो सकता है कि ओनरशिप जो है एसेट की वो एट द एंड ऑफ द लीज टर्म ट्रांसफर हो जाएगी। लेकिन कौन सी ओनरशिप? लीगल ओनरशिप की। हाँ, ये वर्ड तो नहीं होता, लेकिन एंड में कौन सी ओनरशिप ट्रांसफर होती है? लीगल। एसेट तो शुरू में ही लेसी को मिल जाएगा, लेकिन नाम बैंक के ही होगा। एसेट इस्तेमाल तो कर रहा होगा लेसी, लेकिन नाम बैंक के होगा। और समटाइम्स एग्रीमेंट्स में ये लिखा होता है, बल्कि आप लोगों ने जितने एग्रीमेंट्स वगैरह रियल लाइफ में देखे होंगे उसमें तो एक नॉर्मल कंडीशन होती है कि एंड द एंड लीगल ओनरशिप भी मिल जाएगी। लेकिन ये बिजनेसेस में और ग्लोबल सिनेरियोज में, बिजनेस सिनेरियोज में ये कोई कंपल्सरी कंडीशन नहीं है। हाँ, एज अ फर्स्ट क्वेश्चन हमारे भी सवाल में लिखा हुआ है कि ओनरशिप जो है वो लेसी को एट द एंड ऑफ द लीज टर्म मिल जानी है। लेकिन ये कौन सी ओनरशिप एंड में मिलती है? वो लीगल ओनरशिप होती है। और लीगल ओनरशिप का मतलब नाम भी एसेट फिर लीज टर्म के एंड पे हो जाएगा लेसी के। लेकिन याद रखें, लीज टर्म के दौरान, ड्यूरिंग द लीज टर्म, लीगल ओनरशिप मींस नाम एसेट लेसर ही के रहता है। ठीक है, क्लियर है बात? जी उस्मान दानिश साहब, मेरा ख्याल अभी आप इस पोजीशन में नहीं कि आप कंपैरिजन सही कर सकें, तो यकीन आप लोगों ने वर्ड्स तो बहुत के सुने होंगे, ये जा रहा और इस तरह के, लेकिन मेरा ख्याल आप कंपैरिजन करने की पोजीशन में इस वक्त अभी इमीडिएटली नहीं है। ऐसे ही मेरा ख्याल है कि हम डी ट्रैक ना हो जाए, मिलती जुलती ही चीज है। तो मेरा ख्याल है इस वक्त राइट चीज पूरा फोकस रख लें, एक दो क्वेश्चन मेरे साथ अंडरस्टैंड कर लें, बाकी मेरा ख्याल है कोई ऐसी इशू वाली बात नहीं रह जाएगी, बड़े आराम से आप अंडरस्टैंड कर लेंगे बात। ठीक है जी, क्लियर है मेरी बातें यहाँ तक जो मैंने अदरवाइज समझाई है सबको? एक क्विक रिस्पॉन्स देना सारे, कोई सवाल जहन में आ रहा हो? लेकिन आगे आगे नहीं, अगर हो सके तो यहीं तक रहें, वो सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा। यकीन है अभी तो चीज स्टार्ट हुई है, मैं साथ साथ क्लियर करूंगा क्योंकि सारी चीजें इकट्ठी मिक्स ना हो जाए जहन में। चलिए बेटा, अब इससे करें, रजिस्टर खोल लें, हम इसकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है कैलकुलेट द लीज पेमेंट्स, और उसकी फिर एक एब्रीविएशन बनी हुई है लीज पेमेंट्स, एलपी, और फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स। इनका मीनिंग क्या है, फिर बी और सी रिक्वायरमेंट बाद में पढ़ेंगे। आए रजिस्टर खोल लें, हम वर्किंग शुरू करते हैं। जहां जहां पे जरूरत पड़ेगी मैं डाटा इंशाल्लाह आपके साथ साथ आपको दिखाता रहूंगा, आपको साथ साथ दिखाता रहूंगा। तो रजिस्टर पर कल ओपन कर लें, क्वेश्चन नंबर 1 लिख लें। एक हेडिंग बना लें, लीज पेमेंट्स, रिक्वायरमेंट ए में दो चीजें वो कह रहा है। लीज पेमेंट्स का मतलब लिख लें। लीज पेमेंट सिंपली मींस
पेमेंट्स ओवर द लीज टर्म। लीज टर्म के दौरान जो लेसी ने लेसर को पेमेंट्स करनी है, उन पेमेंट्स को लीज पेमेंट्स कहते हैं। बाकी मैं एक्सप्लेन अभी करता हूं। पेमेंट्स ओवर द लीज टर्म। अब मैं अगर इस क्वेश्चन को और से देखूं तो बेटा इस क्वेश्चन के मुताबिक जो पेमेंट्स होनी है वो देखो कितनी है, 2000 की 1 जनवरी 2000 एज ए डाउन पेमेंट। ये अब ठीक है? अभी भी ठीक है? नहीं अब ठीक? अच्छा नहीं अब ठीक है? हाँ? नहीं अब ठीक हो गया? नहीं क्लियर करो। आपने कौन सा नेट लगाया हुआ? नहीं आप लोग लाइव क्लास ना यूज करें तो वो ज्यादा हो जाता है ना उस पर बहुत। आप लोग यूज करें उसे, कोई और यूज करें, फर्स्ट फ्लोर यूज करें। कर लीजिए। मतलब मेरे पास लाइव क्लास ना मतलब ज्यादा हो जाएगा, एक ही कनेक्शन। नहीं उसमें चेंज कर लो बस, है नहीं ऑप्शन। नहीं पासवर्ड तो उसमें कोई नहीं, फर्स्ट फ्लोर अभी उसमें से खुल जाएगा ऑप्शन, वो नेट वाला जो ऑप्शन। ये बड़ा जरा कंडी, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, बीच में जरा इशू आया था, बताइएगा कंडी। आप आवाज मेरी ठीक आ रही है? जरा एक सेकंड सारे जरा बता देंगे, अब तो नहीं इशू इसमें? जी ठीक है, ठीक है, ठीक ओके। आप ठीक है ना आवाज? ठीक है, थैंक यू। ये मेरा मैं बात ही कर रहा था, दोबारा सुनिएगा गौर से। लीज एग्रीमेंट के मुताबिक शुरू से लेके एंड तक, डाउन पेमेंट से लेके एंड तक, और लीज एग्रीमेंट के मुताबिक लीज टर्म के अंदर अंदर शुरू से एंड तक जो पैसे देने वो लीज पेमेंट्स है। ठीक है, तो एक एग्रीमेंट के मुताबिक अमाउंट हमने 1 जनवरी 2000 को डाउन पेमेंट के तौर पे देनी है। देन एग्रीमेंट के मुताबिक बाकी 4 इंस्टॉलमेंट्स की अमाउंट भी 2000 ही बनी, और उनकी रिस्पेक्टिव डेट्स रिस्पेक्टिव ईयर एंड्स हैं। तो 2000 की एक इंस्टॉलमेंट बनेगी, फिर कंडीशन कंप्लीट कर लें 4 इंस्टॉलमेंट्स, सॉरी 2001 आएगा, फिर एनुअल इंस्टॉलमेंट्स हैं, फिर 2000, फिर 31 दिसंबर। ये प्लीज सब ब्रेकअप बनाना है डेट वाइज, सीरियस लीजिएगा छोटी छोटी चीजें, आगे कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने ऐसे ही समझा कि मुझे आता है तो बात सही बननी नहीं है, लिख के समझ के कंडी करें। या मेरी बात कंप्लीट है, कंप्लीटली समझ आ गई है? तो सिंपली बात वही है, वही जो 10,000 है उसी का मैंने एक ब्रेकअप समझाया है। तो लीज टर्म के दौरान शुरू से लेके एंड तक जो पैसे पे होने हैं लेसी ने लेसर को, एग्रीमेंट के मुताबिक जो पेमेंट्स होनी है वो पेमेंट्स लीज पेमेंट्स कहलाती हैं। डन है? कोई कंफ्यूजन? इस तरह की चीजों में काइंडली पार्टिसिपेट सही किया करें। बाकी तो यकीनन बेटा जो क्वेश्चंस हैं वो आपके जहन में जरूर आते हैं, लेकिन खास तौर पे जो चीजें असल में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती हैं उन चीजों को क्लियर होना चाहिए। बाकी यकीनन बहुत सी बातें और भी जहन में आ तो रही होती हैं, लेकिन शायद उनकी एग्जाम सिग्निफिकेंस उस तरह से नहीं होती। देन बेटा इसी रिक्वायरमेंट ए में फिर दूसरी चीज हमने कैलकुलेट करनी है, नेक्स्ट हेडिंग लिखें इसी रिक्वायरमेंट ए में। फिर अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स की वर्किंग करनी है हमने। जी ऐसे ही साहब आपके सामने। जी डियर, अब आएगा प्रेजेंट वैल्यू की तरफ। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब होता है हमने आज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब मैंने जो कल से डिस्कशन स्टार्ट की थी प्रेजेंट वैल्यू के एंगल से, प्लीज फुल कंसंट्रेट करें। बताएं क्या ये 2000 एज इट इज आ जाएगा? यस, ये तो आज की अमाउंट ही है डाउन पेमेंट।
ये तो प्रेजेंट वैल्यू, ये तो सेम रहेगी, लेकिन फिर बाकी कितनी अमाउंट्स होंगी, गिनने 4 अमाउंट्स हैं, इक्वल है, सालाना गैप है, क्या एन्युटी का फॉर्मूला यूज हो सकता है? यस। लेकिन अब इन 4 में से एक इंस्टॉलमेंट लें और फिर उसकी प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला दोबारा बोल बोल के 1 माइनस 1 प्लस, अब रेट इसमें दिया हुआ था 15%, ढूंढ लें जरा 15%, डाटा में देख लें। तो 15% मीन्स 0.15 माइनस -4 डिवाइडेड बाय 0.15। ये अब तो नहीं प्रॉब्लम आया? या नेट चेंज कर ली मुबीन इसका? वो लाइव क्लास के अलावा चेंज कर रहा। ये बेटा ये सबको क्लियर होगी मेरी वर्किंग? -4 और इंस्टॉलमेंट्स की अमाउंट सब क्लियर है? अब प्लीज वो क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए जो अभी आपने किए हैं। अब चीजें रिजॉल्व करें और प्लीज टोटल जब भेजें तो उसमें पहला 2000 जरूर शामिल करें और फिगर्स को सही राउंड ऑफ करने की कोशिश करें। उन्हीं मेरा ख्याल है कि 7710 ही बनेगा अगर सही राउंड ऑफ किया जाए। ठीक है, आंसर चाहे ना भेजें, बाकी अगर कोई क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है, वो पूछ लें। ये किसी का प्रॉब्लम जो आ रहा होता है ना इंडिविजुअली, स्क्रीन स्टक और वगैरह, इनको फिर बताया करो। नहीं, इनको बता दिया करो ना कि आपका इंडिविजुअल इशू है, जरा थोड़ा सा आगे टाइप करके, तो आप जरा सिर्फ चैट इस एंगल से देख कर। ये बेटा वर्किंग में कोई इशू अगर है तो बताइएगा, बता रहने दें, ठीक है, बाकी ठीक है, रहने दें, आंसर तभी भेजें अगर इशू है तो यहां से हमने क्या सीखा? लीज पेमेंट मींस जो पेमेंट्स होनी है लीज टर्म के दौरान, स्टार्ट से लेके एंड तक, और फिर उनकी प्रेजेंट वैल्यू। एक छोटा सा सवाल और से सुने, क्या आपको पता है कि लीज पेमेंट्स की अमाउंट में इंटरेस्ट शामिल होता है? यस नो में आंसर दें, सब बताएं सोच के। क्या लीज पेमेंट्स की अमाउंट में इंटरेस्ट शामिल होता है? जी यस, शामिल होता है, सिंपल एज दैट। और सोच के बताइएगा, क्या प्रेजेंट वैल्यू में भी इंटरेस्ट होता है? क्या प्रेजेंट वैल्यू में भी इंटरेस्ट होता है? प्लीज फार साहब, नहीं होता यार, ना करें ना करें ना करें। ये जो लीज पेमेंट्स का टोटल है और ये जो प्रेजेंट वैल्यू का टोटल है, इसमें बिल्कुल नहीं होता। इसमें डिफरेंस है ही क्यों? 2290 का बेटा डिफरेंस है जो इसमें तो शामिल है, लेकिन प्लीज प्रेजेंट वैल्यू में इंटरेस्ट भी शामिल नहीं होता है। प्रेजेंट वैल्यू तो फिर आज की वैल्यू है, फ्यूचर वैल्यू में साफ साफ इंटरेस्ट होता है और प्रेजेंट वैल्यू में से फिर इंटरेस्ट निकल जाता है, और इन दोनों में डिफरेंस फिर इंटरेस्ट ही की वजह से आ रहा है। बात मेरी बिल्कुल ठीक है शाब, अहमद एंड एवरीबॉडी एल्स एज वेल। आसिफ, आप लोग जिनके गलत आंसर थे, अहमद, फहद वगैरह, प्रेजेंट वैल्यू बेटा आंसर, प्रेजेंट वैल्यू में इंटरेस्ट शामिल नहीं है। खास तौर पर जिनके मैंने नाम लिए हैं, जिनके मैंने नाम लिए हैं, क्लियर होगी ये बात? कोई और इशू तो नहीं अब रह गया? चले फिर नेक्स्ट रिक्वायरमेंट में चले, सेकंड रिक्वायरमेंट पढ़े, फुल कंसंट्रेशन रखें, डिट्रैक्ट नहीं हो। सेकंड रिक्वायरमेंट ये है, वो कहता है प्रिपेयर द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ लेसी। लेसी वो होता है जो एसेट यूज कर रहा हो, जिसने एसेट ऑब्टेन किया और यूज कर रहा है, और लेसर कौन होता है? जिसने एसेट प्रोवाइड किया हो। तो अब हम अपनी डिस्कशन को आज शुरू करेंगे लेसी की काउंटिंग से, फिर इंशाल्लाह लेसर की काउंटिंग भी आपके सिलेबस का पार्ट है, वो बाद में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता अब आगे चलते जाएं। बेटा फिजर, आप बिल्कुल बेटा कंसंट्रेट नहीं कर रहे हो, आपकी कंसंट्रेशन सिर्फ क्वेश्चन पूछने पे है, ऐसे ना करें। पहली इंस्टॉलमेंट में मैंने भी नहीं कहा कि इंटरेस्ट है, लेकिन बाकी इंस्टॉलमेंट्स में इंटरेस्ट होने की वजह से इस टोटल में इंटरेस्ट शामिल है। क्या हो गया यार? लीज पेमेंट मैं इस 2000 को नहीं कह रहा, लीज पेमेंट ये 10,000 रुपए की अमाउंट है। आप लोग, आप जितना फोकस सवाल पूछने पे कर रहे हैं, आप प्लीज सोच क्यों नहीं रहे यार? इस तरह ना करें, मेरे क्वेश्चन के आंसर देने पे एतराज नहीं है, लेकिन आप लोग प्लीज बेटा कंसंट्रेट ही नहीं कर रहे। एक सवाल किसी और ने क्यों नहीं किया? जी साहब, 12 बजे बात क्लियर है।
मैंने ये नहीं कहा कि पहली में इंटरेस्ट है, लेकिन लीज पेमेंट्स के टोटल में इंटरेस्ट शामिल है। ठीक है प्लीज जी डियर, नेक्स्ट हेडिंग लिखें, जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ लेसी। और 2 सालों की एंट्रीज मांगी हुई, इंशाल्लाह हम अलग-अलग अभी डिस्कस करते हैं। जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ लेसी, और फर्स्ट ईयर एंड है ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2000। जी बस यहां तक लिख के कहीं रुक जाइएगा, फिर एक जरा 2 एंट्रीज के सेंस मुझसे सुन लीजिएगा और लॉजिकली अप्लाई पहले करने बाद को फिर इंशाल्लाह नोट कर लेंगे आप। जी है इशू, बस ठीक है, ये जो स्पेसिफिक इश्यूज आ रहे हैं इनको थोड़ा सा गाइड करना। जी अब लिखने पे फोकस छोड़ दें, नोट कर लिया सबने, हेडिंग लिख ली है। अब आइए चलिए एंट्री से पहले आए जरा हम इस एग्जाम्पल को गौर से जरा अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लें जरा। तो आए जरा कंसंट्रेशन से अपनी स्क्रीन पे ये जो डाटा था क्वेश्चन का ये देखें जरा। देखें बेटा, ये जो एसेट है, मशीन जो है, इसको इनिशियली लीजिंग कंपनी ने परचेज किया होगा 7710 फुल कंसंट्रेशन। ये नेट चेंज कर लिया आपने? लीजिंग कंपनी ने जब इसे परचेज किया होगा तो 7710 की बेटा उसने इनिशियली एंट्री की होगी मशीनरी डेबिट और कैश क्रेडिट। मेरी बात ठीक है? प्लीज साथ साथ रिस्पॉन्स देना जरा। मशीनरी डेबिट कैश क्रेडिट। अब लीगल ओनरशिप तो चली गई, लीगल ओनरशिप तो होगी लीजिंग कंपनी की, लेकिन जरा विजुलाइज करें कि ये जो मशीन है अब लेसी के पास आई 1 जनवरी को। अब ये नॉर्मली होता ऐसी है कि इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है? तो अब ये मुझे बताएं, जब मशीन लेसी के पास आएगी तो क्या लेसी अपनी बुक्स में ये एसेट मशीन वाला रिकॉर्ड करेगा, हालांकि नाम किसके है? बैंक के। आपका क्या ओपिनियन है, क्या लेसी को अपनी बुक्स में ये एसेट डेबिट करना चाहिए? जी माय डियर, अब ये बात जो हो रही है, अब आपको जरूरत पड़नी है कुछ पुराने कॉन्सेप्ट्स की, तो वो मैं जरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, सुनिएगा गौर से। ये मैंने वो एग्जांपल आपके सामने रख ली है जो मैंने जिशान और एमसीबी बैंक के एंगल से बनाई थी। अपने जहन में जरा एक जिशान अज्यूम करें। अगर ये एसेट जिशान को लीज पे मिल जाए गाड़ी, तो बेटा जिशान इस गाड़ी को वैसे ही यूज कर रहा होगा जैसे कोई भी ओनर इस्तेमाल करता है। मसलन कैसे? जिशान रोज सुबह अगर फॉर एग्जांपल ऑफिस जाता है अपनी इस गाड़ी में, तो अपने गैराज में से जब यूज निकालता होगा तो लोगों को क्या लगता होगा कि गाड़ी तो इसी की है। हालांकि एग्रीमेंट के मुताबिक वो नाम ठीक है बैंक के, लेकिन अगर जिशान उस गाड़ी में ट्रेवल कर रहा है तो वो जहां मर्जी है उसकी वो जा सकता है, जिस तरह चाहे अपने इस्तेमाल में ला सकता है। तो जिशान जो है ड्यूरिंग द लीज टर्म इस गाड़ी को वैसे ही इस्तेमाल कर रहा होगा जैसे कोई भी ओनर इस्तेमाल करता है। हाँ, नाम वो बैंक के होगी। तो यहाँ एक कॉन्सेप्ट आ जाएगा जो आपने इंट्रो लेवल में कहीं वर्ड सुना होगा, सब्सटेंस ओवर फॉर्म का।
सब्सटेंस और फॉर्म की हमें कोई डिटेल में नहीं जाना है, जितनी आपको जरूरत है वो मैं उसका आइडिया आपको दे दूंगा। आप सिर्फ एक काम ये जरा कर लें, जरा सोच के मुझे ये बता दें कि डेप्रिसिएशन ऑफ दिस कार किसको चार्ज करनी चाहिए, जरा सोच के, लेसी को या लेसर को? जरा लिख के जरा मुझे बता दें ताकि मुझे आइडिया हो जाए। आपका क्या ओपिनियन है, डेप्रिसिएशन कौन चार्ज करेगा? क्या जो इस्तेमाल कर रहा होगा या जिसके नाम होगी? जी डियर, पार्टिसिपेट करें। इसका पूरा यार प्रॉब्लम है बीच में, मैं बार बार कह रहा हूँ चेंज नहीं कर रहे आप। आवाज ठीक आ रही है जी? लेसी डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा बेटा या लेसर, क्या ख्याल है आपका? जरा लिख के बता दो मुझे, जरा आपका ओपिनियन जरा चाहिए मुझे। आपके पास चल रही चैट? मेरे पास नहीं चल रही। स्ट्रॉन्ग फाइबर होता है, दूसरी जगह चल रहा है। जी मैडम, इसमें कुछ डिवाइड ओपिनियन आ गया है, देखिए। जी 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 जी, ठीक है ठीक है। अब मेरी तरफ से कंक्लूजन सुन लो जरा। डेप्रिसिएशन बेटा वो चार्ज करेगा जो एसेट यूज करेगा। और प्लीज जिन हजरात ने बल्कि मेरे ख्याल में उन हजरात को इग्नोर ही करूं, लेसी क्योंकि एसेट को इस्तेमाल कर रहा है इसलिए बेटा लेसी डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा। होगा इस तरह से, जरा एक मिनट मेरी बात जरा पूरी अब सुन लो जरा। होगा इस तरह से कि जिशान जो है लेसी के तौर पे ये एसेट अपनी बुक्स में डेबिट करेगा, ये एसेट अपनी बुक्स में डेबिट कर लेगा, और पैसे क्योंकि वो इंस्टॉलमेंट्स में दे रहा है तो फिलहाल पेबल टुवर्ड्स बैंक क्रेडिट कर लेगा, और बैंक इस एसेट के अगेंस्ट एसेट क्रेडिट करके रिसीवेबल डेबिट कर लेगा। तो बैंक की काउंटिंग इंशाल्लाह हम बाद में फर्दर सीखेंगे। तो बैंक क्या करेगा, रिसीवेबल इंस्टॉलमेंट्स का डेबिट कर लेगा और एसेट क्रेडिट कर लेगा, और उसके अगेंस्ट लेसी क्योंकि एसेट यूज करके बेनिफिट्स ले रहा है इसलिए लेसी उस एसेट पे फिर डेप्रिसिएशन भी चार्ज करेगा। तो लेसी फिर इनिशियली एंट्री क्या करेगा, वो एसेट को जो यूज करने का राइट है उससे डेबिट करके अपना एसेट बना लेगा, और पैसे क्योंकि उसने अभी इंस्टॉलमेंट्स में देने हैं इसलिए वो पेबल के नाम से लीज लायबिलिटी क्रेडिट कर लेगा। अब मेरी बात कुछ क्लियर है सब लोगों को कि लेसी अपनी बुक्स में एसेट डेबिट करेगा बिकॉज ऑफ द सब्सटेंस ओवर फॉर्म कॉन्सेप्ट। उसमें ये होता है कि अगर आप के नाम एसेट नहीं भी है लेकिन फायदा आप उठा रहे हैं तो आप फिर एसेट को यूज बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं अकाउंटिंग में, चाहे एसेट लीगली आपके नाम ना भी हो। कहना मैं ये चाह रहा हूं कि लेसी की काउंटिंग करते हुए, अब मैं फाइनली अपनी जरा बात थोड़ी सी और कंप्लीट कर लूं, फिर आपके अगर कोई सवाल रहेंगे तो इंशाल्लाह स्पेसिफिकली डिस्कस कर लेता हूं। लेसी पहली एंट्री क्या करेगा, और से देखें, जैसे ही उसे एसेट यूज करने का राइट मिल जाएगा तो 1 जनवरी 2000 को वो लीज्ड वाला ये एसेट उसके अपने नाम नहीं है, क्या करेगा, एसेट को किस नाम से, अब ये जो नाम मैं लिखूंगा आपके सामने ये स्टैंडर्ड के मुताबिक कुछ नाम है, जैसे परेशान नहीं होना। एसेट को जो यूज करने का राइट है इस नाम से वो एक एसेट बना लेगा, राइट ऑफ यूज डेबिट। राइट ऑफ यूज के साथ अगर आप कोई मशीन लिखना चाहें तो वो भी पॉसिबल है, तो राइट ऑफ यूज मशीन डेबिट। और पैसे क्योंकि उसने फिर इंस्टॉलमेंट्स में देने हैं, इसको देने हैं बैंक को, तो पेबल टू बैंक की जगह लीज लायबिलिटी के नाम से लेसी अपनी एक लायबिलिटी रिकॉर्ड कर लेगा। पहले एक एंट्री लिख लें, इंशाल्लाह फिर इसको फर्दर और डिस्कस कर लेते हैं। किसकी बुक्स में काउंटिंग कर रहा हूँ, लेसी की। किस नाम से एसेट रिकॉर्ड करेगा, अगर तो उसका अपनी मशीन होती तो वो मशीन के नाम से रिकॉर्ड कर लेता, लेकिन क्योंकि मशीन लीज पे ली हुई है, लीज के स्टैंडर्ड में एसेट फिर आपने किस नाम से डेबिट करना है, राइट ऑफ यूज मशीन, मतलब मशीन को यूज करने का जो राइट है वो अब आपका एसेट बन गया है, पैसे आपने देने हैं, तो लीज लायबिलिटी मींस पेबल टू बैंक क्रेडिट कर लेंगे। फिर किस अमाउंट से एंट्री करेंगे, चलो मैं अभी आपसे ही डिस्कस करता हूं, पहले जरा यहाँ पे लिख लें, और इस एंट्री की अमाउंट के अलावा पहले डिस्कशन कर लेते हैं। हमास का मसला है नहीं, वो बता दिया करो, ठीक है जी प्लीज इसका राइट नहीं, जैसा कॉन्ट्रैक्ट एसेट और चीज होती है वकार साहब,
कॉन्ट्रैक्ट एसेट ये नहीं है, वो रेवेन्यू में डिस्कशन थी जी। फिर अब आवाज का जैसे देखिए, आवाज का जब भी थोड़ा सा कोई इशू आता है तो मैं इसलिए फिर बाद में रिपीट भी कर देता हूँ, तो आप लोगों को वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। वो बीच में शायद एक आध सेकंड के लिए लैग होती है आवाज, तो मुझे जरा उसका आइडिया है, तो मैं इंशाल्लाह उसे दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। तो आप ऐसे ही लिख के टाइम ना वेस्ट किया करें, अनलेस ऑफ कोर्स वो प्रोलॉन्ग हो जाए तो इंशाल्लाह मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। तो यहाँ तक नोट कर लें और मुझे सिर्फ सिर्फ ये बता दें, मेरी ये एंट्री के हेड्स कुछ हजम हो गए हैं? तो किस कॉन्सेप्ट ने हमें अकाउंटिंग में ये फोर्स किया है कि हम ये एसेट रिकॉर्ड करें, हालांकि लीगल ओनर बैंक है, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। मैं सब उस सब्सटेंस ओवर फॉर्म को मैं बेटा रिपीट इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि अगर याद है तो ठीक है, और अगर याद नहीं है तो उसकी जरूरत नहीं है। बस आप सिर्फ कम से कम ये वर्ड ज़हन में रखना। जी एंट्री लिख ली सबने? काइंडली यहाँ तक बताने को क्वेश्चन। जी शाह साहब वो छोड़ दें, अब अगर डिटेल में याद नहीं है तो उसमें सिंपली ये होता था कि अगर आप लीगल ओनर नहीं भी हैं तो इवन देन अगर आप किसी एसेट से बेनिफिट ले रहे हैं तो आप अपनी बुक्स में उसे रिकॉर्ड करके फिर डेप्रिसिएशन भी आप ही चार्ज करेंगे। कोई और क्वेश्चन किसी का शाह के अलावा? चलिए अब मेरी तरफ से फर्दर आपकी तरफ क्वेश्चन आएंगे, और ये जो क्वेश्चन मैं पूछूंगा ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। बाद में ठीक हो रहा है ना? ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा सुनो। अब आपने मुझे अमाउंट बतानी है कि ये एंटी किस अमाउंट पे होनी चाहिए। तो जी मेरा एक सेकंड, जरा आवाज का एक मिनट इशू आ रहा है बार बार, तो मैं जस्ट एक मिनट जरा जरा कोई नेट जरा चेंज करूं ताकि बार बार प्रॉब्लम ना आए। जस्ट एक मिनट जरा। अब फिर आ रहा है? आपने तो चेंज कर लिया हमारा नेट। ये आवाज ठीक है? अब आवाज ही नहीं आ रही। नहीं वो अब आपकी रुकी हुई है, अब आपका प्रॉब्लम है। ये फर्स्ट फर्स्ट फ्लोर भी फजूल है ना सर, प्रॉब्लम ये थी। फर्स्ट फ्लोर गलत है। अब ठीक है? अब हमने फिर कनेक्शन आप चेंज करेंगे। ये बेटा आप लोगों को मेरी आवाज ठीक आ रही है? काइंडली बताइएगा, ये जो ऑनलाइन स्टूडेंट सारे बैठे हैं इस वक्त आवाज ठीक है? हैं? जी अब मेरा जो क्वेश्चन है बड़ा वो उस पर आएगा। देखिए अब इसमें यकीनन एक अमाउंट इनिशियली पे भी होनी है। फुल कंसंट्रेट एक अमाउंट 2000 की एडवांस पे पे भी होनी है। लेकिन आप जरा काइंडली विजुलाइज करें, जो मेरा क्वेश्चन है, बिफोर मेकिंग एनी पेमेंट आप ये बताएं कि 1 जनवरी 2000 वाले दिन क्या 10,000 रुपीज से एंट्री होगी? यकीनन बेटा इसमें इमीडिएटली 10,000 में से 2,000 फिर लेस भी होना है, वो एक अलग इशू है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं बिफोर मेकिंग एनी पेमेंट क्या 10,000 की अमाउंट से विद इंटरेस्ट एंट्री होनी चाहिए या 7710 की अमाउंट से एंट्री होनी चाहिए? अब अपना अपना ओपिनियन देख रहा।
अमाउंट लिख के जरा 10,000 से कितने लोग कह रहे हैं और 7710 से कितने लोग कह रहे हैं, जरा मुझे आइडिया हो जाएगा, जरा भेजना। जी डिवाइस जी। अब मेरी फर्दर एक बात सुनिएगा, ठीक है, मुझे आइडिया हो गया, होगी मिक्स ओपिनियन है। अब मुझे जरा ये मेरा क्वेश्चन सुनिए जरा। बेटा माज बिल्कुल गलत बात है, ठहर जाए, आराम आराम से, आराम आराम से नई चीजें आराम से हजम करें। मेरा अगला क्वेश्चन सुनिए जरा। क्या 10,000 और 7710 के अलावा तो कोई ओपिनियन नहीं किसी का? अगर किसी का तो बस वो बताए। क्या 10,000 या 7710 के अलावा तो कोई ओपिनियन नहीं है किसी का? ये खजर साहब ये बिल्कुल गलत बात है, 8,000। अब आप प्रॉब्लम ये है खजर साहब कि आप मेरी बात नहीं सुन रहे और आप मुसलसल अपनी ही सोच रहे हैं। मैंने रिक्वेस्ट की कि पेमेंट करने से पहले आप मुझे बता रहे हैं कि पहली इंस्टॉलमेंट देने के बाद 8,000। तो पेमेंट करने से पहले तो 8,000 नहीं है, वो तो पहली पेमेंट करने के बाद 10,000 होगा। ठीक है खजर साहब? तो क्या डाउन पेमेंट से पहले 10,000 ही होगा? और क्या डाउन पेमेंट करने के बाद फिर 7,000 8,000 होगा? नहीं, सिर्फ खजर से बात हो रही है। जी बेटा फाइनल मेरा पीएस इसका मतलब है 10,000 और 7710 के अलावा कोई इशू नहीं है। आई एम ट्राइंग टू से बिफोर मेकिंग एनी पेमेंट हमारी टोटल लाइबिलिटी क्या थी, और ऑब्वियसली फिर पेमेंट करने के बाद हमारी लाइबिलिटी इमीडिएटली रिड्यूस भी हो जानी है। लेकिन सोचना कैसे है, इनिशियली बिफोर एनी पेमेंट हमारा एसेट और हमारी लाइबिलिटी कितने से रिकॉर्ड होना चाहिए। अब आपका डिवाइडेड ओपिनियन है, मेरी दोनों तरह से आपने बात समझने की कोशिश करनी है, कंसंट्रेशन से मेरी बात सारे सुने। पहले मैं ये डिस्कस करता हूं कि जिन लोगों ने 10,000 मुझे कहा है, अगर मैं एंट्री 10,000 से करूं तो फिर उससे क्या होगा, क्या ये 10,000 भी होनी चाहिए नहीं। तो जिन लोगों ने 7710 मुझे कहा था, उन लोगों से रिक्वेस्ट है जरा 1 मिनट रुक के अगर हम एनालाइज कर लें कि 10,000 से अगर ये एंट्री की जाए तो मसला तो कोई नहीं है। जस्ट 1 मिनट जरा, मैं कहना या पूछना क्या चाहता हूं, तो 1 मिनट जरा सुने। लेट्स अज्यूम अगर मैं कोई भी पेमेंट करने से पहले 10,000 से ये एंट्री कर लूं, तो फिर जो ओपिनियन रिक्वायर्ड वो ये है कि क्या इसका मतलब, पहले एसेट देखें जो डेबिट में कर रहा हूं, क्या इस एसेट के सामने जो 10,000 है, लाइबिलिटी छोड़ दें 1 मिनट, उस 10,000 में इंटरेस्ट आ रहा है? जी 10,000 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो क्या एसेट की अमाउंट में 10,000 में जो इंटरेस्ट आ रहा है, अगर मैं 10,000 लिखूं तो क्या इस 10,000 में जो इंटरेस्ट है वो कैपिटलाइज हो रहा है? अजीम साहब इशू नहीं है? क्या अगर मैं मशीन के सामने 10,000 लिख रहा हूं तो क्या 10,000 में जो इंटरेस्ट है वो कैपिटलाइज हो रहा है? यस नो में आंसर दें। कैपिटलाइज हो रहा है। अगला क्वेश्चन सुने, थोड़ा सा IAS 23 से मिलाना है। क्या इंटरेस्ट कैपिटलाइज होता है? यस सुने, रुक जाए रुक जाए रुक जाए। यस कैपिटलाइज होता है, लेकिन कब कैपिटलाइज होता है? अगर क्वालिफाइंग एसेट से रिलेटेड हो। क्वालिफाइंग एसेट क्या होता है? जो बन रहा हो। क्या ये जो मशीन है ये कोई क्वालिफाइंग एसेट है? हरगिज नहीं, हरगिज ऐसी बात नहीं है। क्या ये मशीन हमने लीज पे ली है और इस्तेमाल करनी है? क्वालिफाइंग एसेट तो वो होता है जो हमें बनाना हो, फिर इंस्टॉल होना हो वगैरह हो। तो क्या ये मशीन क्वालिफाइंग एसेट है? नहीं। देयरफॉर क्या ये बात आपको समझ आ जाएगी कि अगर ये क्वालिफाइंग एसेट नहीं है तो इस में जो इंटरेस्ट है वो कैपिटलाइज नहीं होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स मशीन 7710 से ही डेबिट होनी चाहिए। जिन हजरात ने मेरे 10,000 कहा था सबको क्लियर हो गया है
कि 10,000 में इंटरेस्ट है और ये मशीन हमने लीज पे लेके इस्तेमाल करनी है, हमने इसे को बताना तो है नहीं, तो क्वालिफाइंग एसेट नहीं है, देयरफॉर इसका इंटरेस्ट भी कैपिटलाइज नहीं करना, तो 7710 से डेबिट होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है, 7710 से डेबिट होना चाहिए जो हजरात 10,000 वाले थे। अब दूसरी तरफ आए, दूसरी तरफ काइंडली प्लीज आए, लीज लाइबिलिटी के सामने जो 10,000 है इसमें भी इंटरेस्ट है। अब दोबारा बोरिंग कॉस्ट थोड़ी सी ध्यान में लाएं, क्या जिस दिन आपने ये एसेट लिया है सारा फ्यूचर का इंटरेस्ट इमीडिएटली हमारी लाइबिलिटी बन गया है, या इंटरेस्ट भी टाइम बेसिस पे ही लाइबिलिटी बनता है? क्या जब एक साल गुजर जाएगा तो एक साल का इंटरेस्ट हमारी लाइबिलिटी बनेगा, फिर अगला साल गुजरेगा तब वो इंटरेस्ट लाइबिलिटी बनेगा? तो इंटरेस्ट टाइम बेसिस पे लाइबिलिटी बनता है, इसलिए लीज लाइबिलिटी भी 10,000 से क्रेडिट नहीं होनी चाहिए, वरना उसमें भी इंटरेस्ट शामिल हो जाएगा। इस लीज लाइबिलिटी को भी इनिशियली 7710 मींस प्रिंसिपल अमाउंट से फिलहाल रिकॉर्ड होना चाहिए, और इंटरेस्ट की जो अमाउंट है वो जब पहला साल गुजरेगा तो पहले साल का इंटरेस्ट रिकॉर्ड करेंगे, फिर टाइम बेसिस पे दूसरे साल का, तीसरे साल का, तो इंटरेस्ट टाइम बेसिस पे लाइबिलिटी बनता है। तो इस तरह से अगर मैं कंक्लूड करूं यहां तक, क्या अब सब लोग क्लियर हैं? जी असद साहब, अब प्रॉब्लम ये है कि आपको बोरिंग कॉस्ट भी याद नहीं है, बट काइंडली प्लीज उस चक्कर में ना पड़े, आपको IAS 23 याद नहीं है। प्लीज इंटरेस्ट रिलेटेड कैपिटलाइज होता है, लेकिन अगर वो क्वालिफाइंग एसेट से हो रिलेटेड, ये क्वालिफाइंग एसेट वो होता है जो बन रहा हो, तो काइंडली ऐसा ना करें। अगर चीजें सही याद नहीं है ऐसे ही गलत मिक्सअप ना करें, फिर वैसे ही बात को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर लें अगर IAS 23 जहन में नहीं है। अब ये बात सबको क्लियर है कि हजरात ने 10,000 से कहा था कि 10,000 से ना तो एसेट को डेबिट होना चाहिए क्योंकि इंटरेस्ट कैपिटलाइज हो जाएगा, और लीज लाइबिलिटी को भी इस वक्त इंटरेस्ट के अमाउंट से क्रेडिट नहीं होना चाहिए क्योंकि इंटरेस्ट टाइम बेसिस पर लाइबिलिटी बनता है। सबको ये पहली एंट्री 7710 से क्लियर हो गई है? जी नेक्स्ट जब आएंगे उस्मान दानिश साहब तो इंशाल्लाह बात कर लेंगे। नहीं बेटा, इस बात को जरा फर्दर अगर हम थोड़ा सा क्लियर कर ले तो इंशाल्लाह और आसानी से बात समझ आ जाएगी। इस एग्रीमेंट को अभी अब लिखने की जरूरत नहीं, मेरा ख्याल शायद टाइम नहीं, हम बात अभी पूरी ना कर सकते, तो जितनी हो रही है उसको सही तरह से कंप्लीट करके 2 मिनट और हम बात अपनी खत्म कर लेते हैं। ये एग्रीमेंट आपके सामने है, मैंने मेरा एक क्वेश्चन का डेटा आपके सामने दोबारा कर दिया। देखिए बेटा, यकीनन ये एसेट यहाँ लीज हुआ है और 7710 का एसेट हमने लीज करवा के 10,000 की अमाउंट पे कर रहे हैं। एक तरीका आसान से ये भी तो हो सकता था, फुल कंसल्टेशन से सोचिएगा, क्या ये नहीं हो सकता था कि हम 7710 कैश किसी से लोन ले लेते और एसेट बाद में खुद परचेज कर लेते? मसलन 7710 हम किसी बैंक से कैश ले लेते अगर, तो क्या आपको पता है कैश डेबिट और लोन क्रेडिट की अमाउंट 7710 होती, और बाद में जब हम पैसे वापस करते तो यकीनन उसके साथ हमने इंटरेस्ट देना था। तो लीज में और लोन में सिंपली फर्क ये है कि लोन में हम कैश ले लेते हैं और कैश को फिर इंटरेस्ट के साथ वापस करते हैं, और लीज अगर है तो कैश की जगह एसेट ले लिया है और एसेट के पैसे फिर हम इंस्टॉलमेंट्स में विद इंटरेस्ट वापस कर देंगे। अगर हम कैश लेते तो क्या आपको पता है कैश डेबिट और लोन क्रेडिट वाली एंट्री 7710 से करते या 10,000 से? मुझे लिख के बताया था, कैश वाली एंट्री 7710 से करते या 10,000 से करते? 7710 से करते। जी हरगिज हम वो ना करते जो मोहम्मद अरसलान साहब ने कहा वो ज्यादती कर रहे हैं, उसामा साहब ने जो कहा हम हरगिज वो ना करते। हमने जितने पैसे लिए हैं इनिशियली तो वही लायबिलिटी होते हैं 7710 के, और जो डिफरेंस है 10,000 में उसामा एंड मिस्टर मोहम्मद अरसलान, वो हम फिर टाइम बेसिस पे इंटरेस्ट रिकॉर्ड करते हैं। तो हम 7710 से प्लीज अपना कैश डेबिट लोन क्रेडिट वाली हमेशा एंट्री करते थे और करेंगे। ठीक है उसामा एंड अरसलान? जी आप जो ये देखें, तो ये वाली जो बेटा जो एंट्री कर रहा हूं मैं आपके सामने लेसी वाली, इसमें फर्क क्या है? कैश की जगह एसेट डेबिट हो रहा है, अब कैश वाले एसेट की जगह मशीन वाला एसेट डेबिट हो रहा है,
और लोन वाली लाइबिलिटी के अगेंस्ट लीज लाइबिलिटी वर्ड यूज हो रहा है। तो लीज जो है ये सिंपली लोन ही की टाइप है, लेकिन फर्क सिर्फ क्या है जो साकिब कह रहा है कि कैश लेने की बजाय एसेट हम ले रहे हैं। तो देयरफॉर जिस हम कैश डेबिट और लोन क्रेडिट वाली एंट्री 7710 प्रिंसिपल पे करते हैं, उसी तरह 7710 पे ही ये पहली इनिशियल एंट्री भी होगी। और यहां से ऑनवर्ड्स आप आपने याद क्या रखना है, ये एंट्री लिख लीजिएगा, ये एंट्री लिख लें और इस एंट्री के नीचे एक लाइन लिख लें। हम डिस्कशन इंशाल्लाह कल दोबारा यहीं से स्टार्ट करेंगे। जो चीज याद रखनी हुई ये है, लेसी पहली एंट्री, राइट ऑफ यूज और लीज लायबिलिटी क्रेडिट हमेशा करेगा एट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, नहीं मतलब ठीक है, सॉरी बेटा आवाज से बीच में इशू है था, तो मैं कि ये फर्स्ट एंट्री लेसी करेगा एट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट। सो ये एंट्री आप नोट भी कर लें और उसके नीचे ब्रैकेट में भी लिख लें। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, अनफॉर्चुनेटली ये ऑनलाइन क्लासेस में इशू रहता है, तो काइंडली यहाँ तक जरूर लिख लीजिएगा। बाकी मैं एक मिनट जरा लोगों क्वेश्चंस पढ़ लूँ। जी तैमूर साहब जो आप बात करें वो अभी बाद में फर्दर डिस्कस होगी। नहीं बेटा तैमूर साहब ये नॉन करंट लायबिलिटी ये नहीं होती थी। अगर एक चीज लायबिलिटी नहीं है तो वो ना करंट लायबिलिटी है ना नॉन करंट लायबिलिटी है। एक चीज अगर लायबिलिटी है तो फिर वो क्लासिफाई होती है तैमूर साहब कि वो करंट है या नॉन करंट है। ये इंटरेस्ट हमारी अभी लायबिलिटी ही नहीं है, अगर तो ये करंट और नॉन करंट का आपको कैसे पता चल गया? तो एक चीज अगर लायबिलिटी नहीं है तो वो करंट और नॉन करंट में डिवाइड नहीं होती। अगर एक चीज लायबिलिटी है तो डिसाइड होता है कि नेक्स्ट ईयर पे होनी है या आफ्टर 1 ईयर पे होनी है, वो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट अभी डिस्कस करेंगे। जी लीज पे भी इंटरेस्ट एक्सपेंस टाइम बेसिस पे रिकॉर्ड होगा। दानियल साहब सही कह रहे हैं। मुनीब साहब वो जब फर्स्ट ईयर एंड पे पहुंचेगा तो इंशाल्लाह आराम से पता चल जाएगा। अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम यही रहता है कि जो इस वक्त बात हो रही है उस पर आपका फोकस नहीं है बेटा मुनीब, इस तरह ना करें, वो आराम से वो भी पता चलेगा। अगर ये पता चल गया तो इंशाल्लाह वो भी पता चल जाना, वो कोई इशू नहीं है। तो मुनीब साहब आगे की टेंशन ना लें, मुझे सिर्फ ये बता दें कि जो बात हुई है वो क्लियर होगी। जी दानियल साहब आप एक ही क्वेश्चन बेटा बार बार पूछना चाह रहे हैं, हालांकि अनफॉर्चुनेटली आप मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं सुन रहे। मैंने क्वेश्चन का आंसर ये दिया है कि इंटरेस्ट एक्सपेंस टाइम बेसिस पे जैसे हमेशा रिकॉर्ड होता है वैसे ही रिकॉर्ड होगा। जी खजर साहब अब वो बात बेटा इसलिए आपको क्लियर नहीं हुई है क्योंकि जब हम उसकी एंट्री करेंगे तो वो पेमेंट होगी। अगर पेमेंट ही नहीं करेंगे तो यकीनन डाउन पेमेंट की जब तक मैं पेमेंट लिखूंगा नहीं तो उसकी उस अमाउंट से लायबिलिटी कैसे कम हो जाएगी। ये बेटा आसिफ मोहम्मद अब्दुल्ला जो आपने टैक्स में पढ़ा था वो टैक्स के ट्रीटमेंट्स और हैं और अकाउंटिंग के ट्रीटमेंट्स और हैं। टैक्स में अकाउंटिंग जो है वो और कॉन्सेप्ट से होती है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे जाके। लेकिन हम यहाँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, तो टैक्स और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में डिफरेंस है। तो टैक्स में जो होता है वो आपकी बात ठीक है, लेकिन अकाउंटिंग में सब्सटेंस ओवर फॉर्म का कॉन्सेप्ट है, इसकी वजह से टैक्स और अकाउंटिंग में डिफरेंस हो जाता है। ठीक है मोहम्मद अब्दुल्ला साहब। जी बैठिए, कोई और क्वेश्चन तो नहीं यहाँ तक? यहाँ तक अब क्लियर है? तो इंशाल्लाह बेटा अभी कुछ चीजें यकीनन सारी एड्रेस नहीं हो पाई हैं, तो कुछ चीजें इंशाल्लाह फिर कल यहीं से दोबारा डिस्कशन स्टार्ट कर लेंगे। आप लोग सिर्फ इस तरह कीजिएगा, ये जो थोड़ी सी बात हुई है इसको जरा काइंडली रिवाइज कर लीजिएगा। जो चीजें होती जाएंगी बस आपने सीक्वेंस में उनको पढ़ते जाना। फिलहाल अभी 2-3 दिन शायद होमवर्क वाली बात नहीं बनेगी, लेकिन प्लीज जो हुआ है इसको एक नजर रिवाइज कर लीजिएगा और इंशाल्लाह कल नॉर्मल टाइम पे अपने दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज।